आज क्लास 8 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक से ये पूरा मटेरियल मतलब मेन सोर्स ऑफ माई है ना, इंफॉर्मेशन वहीं से। तो अब व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट ए रिसोर्स, किसी भी चीज को रिसोर्स कब माने, कैसे वो, जैसे मान लीजिए आयरन और जब तक उसको उसकी स्मेल्टिंग वगैरह नहीं की गई है, उससे आयरन को नहीं निकाला गया, तब तक वो रिसोर्स नहीं है। तो यूटिलाइजेशन और यूजिबिलिटी, यूटिलाइजेशन यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और ए सब्सटेंस ए रिसोर्स। अब उसमें यूजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसको यूज करने के लायक उसमें ऐसे क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि उसको यूज किया जा सके, तभी वो होगा। और दूसरी यूटिलिटी, मतलब उसकी कुछ यूजफुलनेस होनी चाहिए। मान लीजिए कोई चीज़ यूजफुल नहीं है हमारे लिए, तो वो रिसोर्स के रूप में नहीं आप उसको चेंज कर पाएंगे। तो यूजिबिलिटी एंड यूटिलिटी बोथ टू आर इंडिस्पेंसेबल कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट और एनी सब्सटेंस टू बिकम ए रिसोर्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज टू बी केप्ट इन आवर माइंड। अब दूसरा क्या है, तो ये तो हो गया रिसोर्स, है ना। अब रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है ना। सभी रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ कीमत होगी। अब इसका यूज या यूजिबिलिटी इसको वैल्यू देती है। जितना ज़्यादा यूजफुल होगा उसकी यूजिबिलिटी होगी, ये यूज लोग ज़्यादा करेंगे उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। कोई चीज़ जिसकी वैल्यू नहीं है या उसकी यूजिबिलिटी ही नहीं है तो पड़ी रहेगी, वो रिसोर्स नहीं बन सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिसोर्सेज के साथ जुड़ी है। अब वैल्यू का क्या अर्थ है, तो वैल्यू का अर्थ है वर्थ, WRTH वाला वर्थ। वर्थ मतलब उसकी कोई कीमत होनी चाहिए, है ना। कुछ रिसोर्सेज भी इकोनॉमिक वैल्यू समय के साथ साथ उसमें जुड़ती जाती है। कुछ रिसोर्सेज जो हैं समय बढ़ने के साथ साथ उनकी यूजिबिलिटी उन रिसोर्सेज की बढ़ती जाती है और उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। यूजिबिलिटी जैसे जैसे जुड़ेगी तो उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। इकोनॉमिक वैल्यू उनकी बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल आपने, जैसे कई चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई ग्रैंड माँ कोई चीज़ें बनाती हैं, वो क्या बोलते हैं, हर्ब्स से। तो अगर घर में वो बना रही हैं अपने पर्सनल यूज के लिए तो उनका वो अभी एक तरह से उनकी यूजिबिलिटी लिमिटेड है ना, उनकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, वो सेलिंग एंड बाइंग के उस रेंज में नहीं आता। लेकिन जब वो उसको पेटेंट करा लेती हैं और फिर सेल करती हैं तो जो है वो एक कमर्शियल रेंज में आ जाता है कि वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है उसको, है ना। जैसे मेडिकल फॉर्म में कोई भी चीज़ का यूज करती है, मान लीजिए तुलसी है, हल्दी है, ये सारी चीज़ें, कोई भी अन्य जो हर्ब्स हैं, तो अगर उसको पेटेंट करा लेती है तो उसमें इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है उसकी, है ना, और कमर्शियल यूज उसका हो जाता है। अब पेटेंट क्या होता है, तो ये एक्सक्लूसिव यूज है ना, किसी चीज़ का एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव राइट्स है किसी चीज़ पर, यानी कि हम कह सकते हैं लीगल राइट्स है ना। लेकिन कमर्शियली उसको यूज करने के लायक जो परमिशन लेते हैं, है ना, किसी भी आइडिया पर हो सकता है या किसी भी इन्वेंशन पर हो सकता है या किसी प्रोडक्ट पर हो सकता है, उसको लीगल आप राइट उसके ऊपर अपना लेते हैं कि उसको बेच सकेंगे, चाहे वो आइडिया ही क्यों ना हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई भी और कमर्शियल यूटिलिटी की चीज़ें हैं, तो उस पर आपका राइट बन जाता है, वो कहलाता है पेटेंट। एक्सक्लूसिवली यू आर, है ना, लीगली यू आर परमिटेड, ये कहलाता है उसका पेटेंट करवाना। अब टाइम तथा टेक्नोलॉजी ऐसे दो इम्पोर्टेंट आइडियाज हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। तो दोनों इन जरूरतों से जुड़ी हुई है, टाइम और टेक्नोलॉजी। जैसे ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है ये टाइम से ही, टाइम के कारण इनकी यूटिलिटी बनी है। तो पहले तो ये उतने यूजफुल नहीं थे, लेकिन टाइम के साथ मान लीजिए कोल बन गया, पेट्रोलियम बन गया, तो इनकी यूजिबिलिटी बढ़ गई। और टेक्नोलॉजी भी, टेक्नोलॉजी से मान लीजिए यूज करने के, मान लीजिए कहीं पर रिसोर्सेज हैं लेकिन इनको टेक्नोलॉजी की वजह से उनका यूज नहीं किया जा रहा है, तो वो रिसोर्स नहीं है। और टेक्नोलॉजी की वजह से अगर उनमें कोई नया यूज जुड़ जाता है तो वो उसकी यूजिबिलिटी बढ़ जाएगी और वो एक अच्छे रिसोर्स के रूप में बदल जाएंगे। तो अब व्हाट इज टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये एप्लीकेशन होता है साइंस का,
है ना, किसी भी साइंस के जो नॉलेज है उसका एप्लीकेशन है कि उसको कैसे आप प्रैक्टिस में ला रहे हैं, पर्टिकुलरली उसका स्किल जो है किस तरह की स्किल उसमें अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो आपको चीजें बनाने में काम दे। एक तो साइंस का हो गया थ्योरी का, दूसरा होता है साइंस की ऐसी चीजों को हम थ्योरी से निकाल के प्रैक्टिकली उनको यूज कर पा रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी, तो साइंस का ये यूज हो गया। टेक्नोलॉजी उसमें जुड़ जाती है जब, तो उसकी रिसोर्स बनाने में काफी हेल्पफुल रहती है। जैसे अफ्रीका में जो अमेजन के जंगल थे, जब वहाँ टेक्नोलॉजी पहुंची तो वहाँ के फॉरेस्ट का यूज होने लगा, नहीं तो पहले उतने उनकी यूजिबिलिटी नहीं थी क्योंकि वहाँ एक्सेसिबिलिटी ही नहीं थी। अब लोग खुद भी सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं क्योंकि उनमें जो आइडियाज हैं, है ना, उनका नॉलेज है ना, उनके जो डिस्कवरीज हैं और इन्वेंशन हैं, ये नए रिसोर्सेज का को क्रिएट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है किसी भी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स, है ना, तो खुद में भी एक रिसोर्स है। अब हर डिस्कवरी कई नई खोजों को जन्म देती है। जैसे इतिहास में मान लीजिए आग की खोज हुई थी जब, तो उससे दूसरी चीज जुड़ गई, जैसे खाना बनाना, है ना, तो ऐसे बहुत सी अन्य चीजें जुड़ जाती हैं। तो एक डिस्कवरी अपने पीछे कई अन्य डिस्कवरीज को भी जन्म देती है। जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ तो वो पॉट बनाने के काम में आने लगा, अर्थन पॉट्स बनाने लगे। इसके अलावा क्ले पॉट्स जिसको कहते हैं, या फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन में बाद में यूज हुआ, तो उसके एक डिस्कवरी से कई डिस्कवरी जुड़ जाती हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब जैसे पढ़ते हैं हम, जैसे तेजी से बहते पानी से जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनी, है ना, तो ये भी उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज जो है तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरा है ह्यूमन इट सेल्फ, ह्यूमन देमसेल्व्स, दे आर ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, है ना, जो फ्री गिफ्ट होती है नेचर की। आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो नेचर है, एक तरह से जो कहते हैं कि भगवान ने दिया है, तो वही नेचर जो है जो हमें देती है, वो एक फ्री गिफ्ट होती है ना, बिना तो। और दूसरी बात ये भी है कि एक तो फ्री गिफ्ट है नेचर के द्वारा दी गई, तीसरी बात ये उनको हम ज्यादा बिना उनमें कुछ ऐड किए, बिना टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज, और उसको यूज अच्छी तरह से कर पाते हैं, तो वो कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। डायरेक्टली उनको हम यूज कर सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज उन्हीं को कहते हैं, जैसे हो गया सॉइल, एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना, फॉरेस्ट हो गया, ये सारी जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन रिसोर्सेज को हम सीधे बिना ज्यादा चेंज किए रिसोर्सेज के रूप में यूज कर सकते हैं, है ना। कभी कभी टूल्स या टेक्नोलॉजी का भी इनमें यूज शामिल हो जाता है, पर फिर भी हम इनको डायरेक्टली जनरली इनको यूज कर पाते हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है। अब नेचुरल रिसोर्सेज को दो और पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो फर्स्ट आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि नाम से पता चलता है रिन्यूएबल, जो कि रिन्यू मतलब फिर से इनको बनाया जा सकता है ना, यानी अपने आप को ये फिर से बना लेते हैं, उनको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज, तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि रिन्यूएबल किए जा सकते हैं, यानी कि पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं या रिन्यू किए जा सकते हैं, है ना, तो इनको ये जल्दी से ये अपने आप को बना लेते हैं, समय यदि इनको दिया जाए अपने आप को रिस्टोर करने का। तो इनमें से कुछ सप्लाई अनलिमिटेड है तथा ह्यूमन एक्टिविटीज का उन पर असर नहीं होता, जैसे सोलर तथा विंड एनर्जी है। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि अत्यधिक असावधानीपूर्ण यूज किए जाने से, जिसको इनडिस्क्रिमिनेट यूज भी कहते हैं, उनके स्टॉक में कमी हो जाती है। जैसे कि वाटर है, सॉइल है और फॉरेस्ट है, अगर इनको यूज करेंगे इनडिस्क्रिमिनेटली तो ये क्या है, खत्म हो जाएंगे। अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है इनकी, लिमिटेड सप्लाई ही है। कहने के लिए भले बहुत से फॉरेस्ट हैं, बहुत वाटर है, लेकिन फिर भी एक लिमिट है इनकी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब अगर ये भी एक समस्या देखने में आती है कि जब इनका अंधाधुंध यूज होता है तो दुनिया के कई भागों में वाटर स्केर्सिटी है, फॉरेस्ट का जो रेशो कम होता जा रहा है पूरी अर्थ पर, है ना। तो ये सारी फिर समस्याएं क्लाइमेट चेंज वगैरह जुड़ रही हैं इससे, क्योंकि फॉरेस्ट कम होता जा रहा है ना, क्योंकि ये तेजी से, हालांकि रिन्यूएबल है, लेकिन हम इसको उतनी तेजी से रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। अब है दूसरा नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि नाम से पता चलता है, जो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, जो कि रिन्यू नहीं हो सकते, है
है ना? क्यों क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनका स्टॉक लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। और जब खत्म हो जाएगा तो हम इन्हें रीयूज या रिप्लेस होने से बहुत वक्त, हजारों साल लग जाएंगे। इनका यूज होने से हजारों साल लग जाएंगे, अगर इनको फिर से इनको बनाने में फिर से हजारों साल लग जाएंगे। इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे, है ना? अब एक शब्द आया है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है रिसोर्सेज का जो है अमाउंट जितने की अवेलेबल है उसको स्टॉक कहते हैं। तो ये बहुत टाइम लेंगे, कौन? नॉन रिन्यूएबल अपने आप को फिर से बनाने में। अब नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ में ये कैसे कैसे मिलते हैं, कम ज़्यादा मिलते हैं या इवन इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बहुत से फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये रिसोर्स की, नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अर्थ पर बहुत से फैक्टर पर निर्भर करती है। फिजिकल फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर में वो फैक्टर जो हम देख पाते हैं, जैसे कि टेरेन हो गया, है ना, कैसा लैंड एरिया है ना, जमीन वगैरह कैसी है। इसके बाद क्लाइमेट, क्लाइमेट का भी बहुत असर पड़ता है, क्लाइमेट कैसा है। इसके अलावा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, है ना, कि एरिया हायर इलाके में है ना, या कैसे, इसका भी असर पड़ेगा। तो ये जो है किसी भी जगह पर रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। और अर्थ पर रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, क्योंकि ऊपर जो फैक्टर्स बताए गए हैं जैसे कि क्लाइमेट, टेरेन और एल्टीट्यूड, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलते हैं अर्थ में। अब हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना? कभी कभी नेचुरल सब्सटेंसेस भी रिसोर्सेज बन जा बन जाते हैं। कब? जबकि इनकी ओरिजिनल फॉर्म को बदल दिया जाता है। कभी कभी नेचुरल रिसोर्सेज सब्सटेंसेज या रिसोर्सेज बन जाते हैं केवल तभी जब उनमें ओरिजिनल फॉर्म को बदल दिया जाता है। जैसे आयरन और तब रिसोर्स बना जबकि मनुष्य ने इससे आयरन को सेपरेट कर लिया, है ना, जो भी प्रोसीजर होता है उसका। अब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज लोग बिल्डिंग बनाने, ब्रिजेस बनाने वगैरह में करते हैं। जैसे रोड्स है, मशीनरी है ना, व्हील्स बनाने में, व्हीकल्स बनाने में, सॉरी। तो ये सारी चीज़ों को बनाने में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, है ना? अब इन रिसोर्सेज को जो कि इंसान बनाता है उसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल टेक्नोलॉजी को इंसान ने बनाया। अब आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, है ना? तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन ने बनाए हुए, ह्यूमंस ने, उसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहेंगे, नाम से ही पता चलता है। जैसे नेचुरल सब्सटेंसेज जो हैं वो भी रिसोर्सेज बन जाते हैं केवल तब जबकि उनमें की ओरिजिनल फॉर्म को बदल दिया जाता है। ये कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं, है ना? जैसे आयरन ओर से आयरन निकाल दिया, तो ये कहलाता है ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन ने बनाए, उनको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज यूज लोग बिल्डिंग बनाने में, ब्रिजेज बनाने में, रोड्स बनाने में, मशीनरी बनाने में और व्हीकल्स बनाने में करते हैं, जिन्हें कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को आफ्टर ऑल ह्यूमंस ने ही बनाया है। अब आता है थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबेबली, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन सेल्फ इज ए रिसोर्स, है ना? ह्यूमंस दे आर द बेस्ट रिसोर्सेज। तो लोग नेचर का बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं अगर वे, उनके पास नॉलेज है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है ना? तो इनसे वो क्या करते हैं, अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन बीइंग जो है इसको स्पेशल रिसोर्सेज भी माने जाते हैं, जिन्हें कि ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज का, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब ह्यूमन रिसोर्सेज है क्या? तो इसमें लोगों की क्वालिटी, क्वांटिटी, उनकी उनकी एबिलिटीज, फिजिकल, मेंटल, है दोनों को जोड़ दिया जाता है। ये जो मिला के ह्यूमन रिसोर्सेज है। जैसे मनुष्य को रिसोर्स के रूप में प्रयोग करने के बारे में अलग अलग व्यूज हैं, परंतु ह्यूमंस के स्किल का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वही बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कि ह्यूमन रिसोर्स को का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ह्यूमन के स्किल्स क्या है उसके, वो फिजिकल
मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में बदल सकता है, स्किल उसका। तो शिक्षा तथा स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, यूरोप की सभी कंट्री एडवांस क्यों हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों का स्किल, उनका नॉलेज, ये सारी चीज़ें, उनका टेक्नोलॉजी का पकड़ बेहतर है, इसलिए वो अफ्रीका और एशिया के ज़्यादातर कंट्रीज से अभी एडवांस हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो लोगों के स्किल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें, इसे ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ह्यूमंस के जितने भी स्किल्स हैं उनको फर्दर डेवलप करना ताकि वो रिसोर्सेज का बेहतर यूज कर सकें। बहुत सी कंट्रीज पिछड़े हुए क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपने रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूज नहीं किया है ना। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का उतना डेवलपमेंट नहीं रहा होगा, इसलिए भी उन्होंने अपने रिसोर्सेज को ठीक तरह से यूज नहीं कर सके। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, बहुत रिलेवेंट है, कंजर्विंग रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्स को हम सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं? तो रिसोर्सेज का सावधानी से यूज करना चाहिए तथा उन्हें रिन्यू होने देने के लिए पर्याप्त समय देना रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे कोल है, पेट्रोलियम, इनको निकालते जाएंगे, परंतु उनको हम रिन्यू होने के लिए टाइम देंगे, तभी जो है, और उसका वाइज यूज करेंगे, ये नहीं कि इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करते जाएं। ये कहलाएगा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जरूरतों तथा रिसोर्सेज के बीच में एक संतुलन बनाना है ना, कि अंधाधुंध उनका यूज नहीं करना। जरूरत है जहाँ पर, वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से उनको यूज करना, लेकिन सेव कर करके उनको बचा बचा के भी चलें, तो ताकि उन्हें भविष्य के लिए उपयोगी रखा जा सके, है ना। तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करना, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि हम चीज़ों को भविष्य के यूज के लिए रखें और वर्तमान की जरूरतों को भी पूरा कर सकें, ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी रिलेवेंट टॉपिक है इंटरनेशनल लेवल पर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो रिसोर्सेज का इस तरह से सावधानी से यूज करें कि आज की जरूरतें, मतलब प्रेजेंट डे की तो पूरी हो ही, साथ ही भविष्य की, फ्यूचर की जरूरतों को भी हम पूरे करने के लिए उन्हें बचाए रखें। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अभी आपके सिलेबस के हिसाब से इतना आपके लिए जानना पर्याप्त होगा। अब रिसोर्सेज को कंजर्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे रिड्यूसिंग कंजम्पशन, है ना, हम जो यूज करते हैं उसका कम यूज करें, पहली बात, जहाँ जरूरत हो वहीं यूज करें। दूसरा, रिसाइकलिंग करें उसकी, यानी कि जिन चीज़ों को सेकंड यूज में ले सकते हैं एक बार यूज के बाद, जैसे आयरन है ना, और भी चीज़ें, तो उनको दूसरी बार यूज कर सकते हैं। और तीसरा है रीयूजिंग, अगर चीज़ें इस लायक हैं कि हम उनको दूसरी बार यूज कर सकते हैं बिना रिसाइकिल किए। रिसाइकिल में तो उसको फिर से बना के यूज करते हैं, लेकिन रीयूज में उसी चीज़ को फिर से यूज में ले सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, है ना। अब हम सभी के प्रयास बहुत जरूरी है, व्यक्ति विशेष का या एक व्यक्ति का प्रयास काफी नहीं होगा, सभी के सामूहिक प्रयास की जरूरत है इंटरनेशनल लेवल पर। हम सभी की ड्यूटी है कि अर्थ में, है ना, जो अर्थ के को बचाने के लिए हम सभी प्रयत्न करें। एक व्यक्ति से ये संभव नहीं हो पाएगा। तो सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल यूज में लें ताकि उनका वाइज यूज हो सके, और अर्थ में लाइफ की जो डाइवर्सिटी है उसको बचाए रखें, है ना, और प्राकृतिक इन्वायरमेंट के सिस्टम को कम से कम हानि पहुंचाएं। थैंक यू।